आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर, कौन सा चैप्टर? 3। ठीक है, यानी कि क्लास 10 का मैथ्स है, जिसका चैप्टर नंबर 3 है, जो स्टार्ट होगा, जिसका नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसको पहले समझेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो आगे चलो। तुम मोबाइल पे देखो, ये मोबाइल पे नहीं देखो, बोर्ड पे देखो। हाँ, जितना लगा दो तक लिखो। चलो आप देखो, देखो वाले चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बताओगे चर क्या होता है, अचर क्या होता है। क्योंकि चर और अचर जब तक नहीं जानोगे तब तक यह चैप्टर समझ में नहीं आएगा। चर और अचर। तो बताओ चर किसे कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। चर किसे कहते हैं? देखो, चर ए से लेकर के जेड तक, ठीक है, जो भी वर्ड्स आवे सबके सब क्या कहलाएगा? चर। और अचर का मतलब एक से लेकर 100 तक में अचर, यानी कि अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक जो भी संख्या आएगा क्या कहलाएगा? अचर कहलाएगा। अब देखो, यह बात हमें याद रखना है कि चर का जो मान होता है हमेशा क्या होते रहता है? बदलते रहता है। लेकिन अचर का मान नहीं बदलता है। जैसे अगर मान लेते हैं हम x के जगह रखेंगे 3, ठीक है, तो कोई और आकर x के जगह 5 भी रख सकता है, x के जगह 10 भी रख सकता है, x के जगह 15 भी रख सकता है, जो मन चाहेगा वो रख सकता है। ठीक है, लेकिन अगर अचर का बात किया जाए, जैसे हम रखेंगे 10, तो यह 10 के 10 ही रहेगा, यह फिक्स हो जाएगा पूरा तरह से। ठीक है, अचर का मान कभी भी नहीं बदलेगा। चर का मान हमेशा बदलेगा, लेकिन अचर का मान कभी भी नहीं बदलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले समीकरण दिया हुआ है, तो यहाँ पर पहले समीकरण को पहचानना जानो कि समीकरण होता क्या है। जैसे अगर हम लिखते हैं x² + 2x + 5 और लिखते हैं x² + 2x + 5 बराबर 0। ठीक है, तो देखो जिसके आगे यह, मान लो ये समीकरण अभी है नहीं, ठीक है, इसके आगे अगर 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? समीकरण। अगर इसके आगे 0 नहीं लगा हुआ तो कहलाएगा बहुपद। क्या कहलाएगा? बहुपद। ठीक है, और इसके आगे क्या लगा हुआ है? 0 लगा हुआ, तो ये जिसके आगे 0 नहीं लगा हो क्या कहलाएगा? बहुपद। लेकिन जिसके बराबर में कितना लगा हो? 0, तो क्या कहलाएगा? समीकरण। यानी कि एक हो गया ऊपर वाला, जिसके बराबर में 0 नहीं हो गया बहुपद, और जिसके बराबर में 0 हो तो क्या कहलाएगा? समीकरण। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखा हुआ दो चर वाले रैखिक समीकरण। आप यहाँ पर जानो कि रैखिक क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ आप जानने का प्रयास करो रैखिक क्या होता है, उसके बाद जानेंगे द्विघाती क्या होता है, उसके बाद जानेंगे त्रिघाती क्या होता है, उसके बाद जानेंगे चतुर्थ घाती क्या होता है। ठीक है, चतुर्थ घात या फिर घाती। अब यहाँ देखो, रैखिक का मतलब होता है जिसके घात में 1 छिपा हो। कितना छिपा हो? 1। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखते हैं x + 5, तो ये कौन सा समीकरण कहलाएगा? रैखिक समीकरण, क्योंकि इसके ऊपर में कितना छुपा हुआ है? 1। ठीक है, तो जिस भी बहुपद के ऊपर में या फिर जैसे अगर बराबर में लगा देते हैं 0, तो समीकरण बन गया। यानी कि जिस समीकरण के ऊपर में यानी कि घात में कितना हो? 1 हो, तो वह कौन सा समीकरण कहलाएगा? रैखिक समीकरण। अगर बात करें द्विघाती समीकरण का, तो जिसके घात में कितना छुपा हो? 2x² + 2x + 5 बराबर 0, तो यह कौन सा समीकरण कहलाएगा? द्विघाती समीकरण, क्योंकि इसके घात में कितना छुपा हुआ है? 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब आते हैं त्रिघाती बहुपद, तो जिसके घात में कितना छुपा हो? x² - 2x² + 5x + 5 बराबर 0। कुछ भी अपना अभी तत्काल के लिए मान रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखो इसके घात में कितना छुपा हुआ है? 3। इसका मतलब देखो, पहला तो बराबर में लगा दिए 0, तो समीकरण बन गया, लेकिन घात में सबसे अधिक कितना है? 3 है, तो यह कौन सा समीकरण कहलाएगा? त्रिघाती समीकरण। अगर मान लो इसी के जगह अगर रहता है y⁴ + 5y³ - 2y² + 5y बराबर 0, तो देखो बराबर में 0 लगा, इसका मतलब क्या हो गया? पहले था समीकरण हो गया। अब देखो सबसे अत्यधिक घात कितना है? 4 है। इसका मतलब यहाँ पर देखो सबसे अधिक जो घात 4 है, तो इसका मतलब कौन सा समीकरण कहलाएगा? चतुर्थ घात समीकरण। बताओ, समीकरण समझने में कोई दिक्कत?
रैखिक समीकरण समझ में आ गया, हाँ द्विघाती समीकरण समझ में आ गया, हाँ त्रिघाती आ गया और चतुर्थ घात आ गया। ठीक है, यानी कि टोटल 4 के 4 यहाँ पर समीकरण जान गए। सर जी वो 5 y के प्लस में आती कोनो अंक नहीं देते 5 y नहीं, यहाँ पर देखो ऊपर वाला घात क्या हो रहा है, इधर से घटते जा रहा है, इधर से बढ़ते आ रहा है। हाँ ठीक है, और इसके बाद अपना मन से कोई एक संख्या दे सकते हाँ हैं, तो वो इसके बाद अपना संख्या दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बराबर में 0। ये कौन सी ठीक है ना, हाँ दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ तक देखो समीकरण समझ में आ गया, रैखिक समीकरण समझ में आ गया। अब देखो जैसे अगर हम लिखते हैं x² + 5x + 2 = 0, समीकरण है, समीकरण है, बिल्कुल है, द्विघात है समीकरण, ना। देखो कौन कितना, इसको कौन सा समीकरण कहेंगे, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। लेकिन अगर पूछा जाए कि यह कितने पद वाले रैखिक समीकरण है, 3 कितने पद वाले, रैखिक कितने पद के रैखिक समीकरण, सॉरी रैखिक नहीं, द्विघात है, कितने पद के द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। अगर यह पूछा जाए तो क्या कहोगे, 3 देखो सबसे पहले पद का मतलब क्या होता है, कितना स्थान छेका हुआ। जैसे ये हो गया पहला, हाँ एक स्थान छेका, दूसरा स्थान छेका और फिर तीसरा स्थान छेका, 3 तो टोटल कितना हुआ, 3। हम तो अपना टोटल 3 पद बना लिया। तो इसका मतलब यह कितना, अगर पूछा जाएगा सबसे पहले कितना घात का है, तो कितना घात का है, 3 घात का, 2 घात के, द्विघात हुआ। हाँ। ठीक है, कितना पद का है, 1 2 और 1 3, तो इसको लिखेंगे द्विघात समीकरण। कितना कितना पद का है, 3 3 पद का, यानी कि इसको लिखेंगे 3 पद वाले द्विघात समीकरण। इसको क्या कहेंगे, 3 पद वाले द्विघात 3 पद वाले, 3 पद वाले द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, यानी कि क्या हो गया, 3 पद वाले द्विघात समीकरण। अगर जैसे इसको लिखते हैं तो 1 2 3 4 5, कितना पद हुआ, 5, तो इसको लिखेंगे 5 पद वाले चतुर्थ घात समीकरण, बोल सकते हैं ना, 5 पद वाले चतुर्थ घात समीकरण। अगर इसको लिखते हैं तो इसको कहेंगे 2 पद वाले रैखिक समीकरण। इसको क्या कहेंगे, 2 पद वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें पद कितना है, 1 और 1 2, और इस पर घात कितना है, 1, तो इसलिए इसको बोलेंगे 2 पद वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर कितना पद का है, 1 2 और 1 3, तो इसको बोलेंगे 3 पद के द्विघात समीकरण, क्योंकि घात 2 है और पद कितना है, 3 है, इसलिए इसको बोलेंगे 3 पद के द्विघात समीकरण। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं नहीं। चलो सबसे पहले क्या करो, इसको नोट करो, इससे आगे अभी और चलना है।